हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं डच डिजीज के बारे में। ज़्यादा कहीं घुमाना नहीं, डायरेक्टली टॉपिक पे। डच डिजीज एग्जैक्टली होती क्या है, बेसिक सा। डच डिजीज का मतलब होता है कि कोई एक इकोनॉमी जिसमें किसी समय कोई एक सेगमेंट तो बहुत हायर ग्रोथ पे चला जाए, लेकिन बाकी के बचे हुए जो सेगमेंट होते हैं उसमें ये ग्रोथ ना देखी जाए, और जिसकी वजह से उस इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पाती। इस फिनोमिना को, इस सिचुएशन को हम लोग डच डिजीज के नाम से जानते हैं। अब इसका नाम डच डिजीज क्यों पड़ा? बिकॉज ये सिचुएशन सबसे पहले 1977 में नीदरलैंड में ऑब्जर्व की गई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि 1977 में ये ऑब्जर्व किया गया कि नीदरलैंड है, वहां पर कुछ ऑयल के रिजर्व मिले। अब जब ऑयल के रिजर्व मिले तो जाहिर सी बात है मन में लड्डू तो फूटे गई, और जब ये लड्डू फूटा तो लोगों ने क्या किया, जो नीदरलैंड की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने ऑयल को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया और बहुत ज़्यादा ऑयल का एक्सपोर्ट हुआ। तो जाहिर सी बात है अब नीदरलैंड हर जगह ऑयल को सेंड कर रहा है, हर जगह ऑयल को सेल कर रहा है। तो वहाँ पर हुआ ये कि इस रिजर्व के मिलने की वजह से जो नीदरलैंड की करेंसी थी उसकी वैल्यू अप्रिशिएट कर गई। अप्रिशिएट करने का मतलब क्या? वहां की वैल्यू थोड़ी मजबूत हो गई। और आपको पता है वैल्यू मजबूत होने का मतलब क्या है कि रियल टाइम में उसकी वैल्यू को, मतलब उसके नंबर्स में कमी आना। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको एक समझ लीजिए कि किसी भी कंट्री की अगर वैल्यू इंक्रीज, करेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है या वहां का करेंसी मजबूत हो रही है, तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है और इसका इंपैक्ट क्या होता है। बहुत बेसिक से एग्जांपल से देखें, इंडिया के रेफरेंस में देखेंगे और वही पूरा एप्लीकेबल हो जाएगा नीदरलैंड के रिस्पेक्ट में भी। क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि अभी कुछ नहीं है और $1 की कीमत 80 रुपए चल रही है, ठीक है, $1 की कीमत 80 रुपए चली, लेकिन एकदम से ये न्यूज आई कि इंडिया में बहुत सारा ऑयल रिजर्व मिल गया है। ऑयल रिजर्व जो है वो मिल गया है, फाउंड हो गया है। अब जैसे ही ये न्यूज आई तो इंडिया वाले क्या करेंगे, ऑयल को कहीं ना कहीं सप्लाई करेंगे, दूसरी कंट्रीज में इसको सेंड कर रहे होंगे। जैसे ही बात हुई तो इंडिया में अब क्या, हर जगह बाल बोला हो गया कि भाई इंडिया में ऑयल मिल गया, इंडिया में ऑयल मिल गया। अब इसकी वजह से होगा कि हर बंदा जो होगा, हर कंट्री होगी, वो इंडिया की तरफ जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको वहां पे चीप रेट पे ऑयल मिल जाएगा। अब इसकी वजह से इसका इंप्लीकेशन क्या होता है कि इंडिया की जो करेंसी है वो थोड़ी सी अप्रिशिएट करती है, मतलब ऊपर बढ़ती है, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ती है, मतलब कि वो मजबूत होती है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा कि $1 पहले 80 रुपए का था, उसके बाद जब डॉलर की, मतलब इंडिया के रुपए की वैल्यू बढ़ गई, तो इसका मतलब है कि यहां पर वो नंबर्स में थोड़ी सी कमी आ गई, और बढ़ जाएगी तो ये नंबर और कम हो जाएगा, मतलब कि अब ये 60 रुपए में आ जाएगा। तो रुपए का वैल्यू बढ़ना या मजबूत होना, उसका मतलब क्या होता है कि उसकी जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत मजबूत होती जा रही है। पहले $1 बराबर 80 रुपए था, $1 बराबर अब कितना हो गया, 70, और कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसी का जस्ट उल्टा हम बोले कि रुपए की वैल्यू कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसी, तो इसका उल्टा मतलब हो जाएगा। $1 बराबर 80 था, अगर रुपए की वैल्यू कम हो रही है तो अब $1 बराबर 90 रुपए हो जाएगा। इस बात को बस आपको ध्यान में रखना है, बेसिक सी चीज है। अब यहां पर एक चीज और भी है, ये तो चलो सिनेरियो की तो अच्छी सिचुएशन है भाई कि हमारा रुपया मजबूत हो रहा है, लेकिन इसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। और वो बैड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कि जो कंट्री जहां की करेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है वहां पर इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इंपोर्ट कैसे बढ़ता है ये ध्यान में रख लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए कि कोई $1 बराबर 80 रुपए चल रहा है, तो आपको कोई सामान था वो यूएस से मंगाना था जिसकी कॉस्ट थी 824 $240 रुपए। तो 240 के लिए आपको कितने डॉलर खर्चा करने पड़ेंगे? $3 खर्चा करने पड़ेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपकी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई और आपके $1 की वैल्यू कितनी आ गई, मान लीजिए 50 रुपए में आ गई। तो अब वो प्रोडक्ट कितने का है? $3 का है। पहले आपका $1 बराबर कितना था, 80 रुपए, तो आपको कितने खर्चा करने पड़ते हैं? तो 240 रुपए। अब आपके $1 की कीमत कितनी हो गई है, 50 रुपए। तो अब आपको टोटल रुपया कितना खर्चा करना पड़ेगा? मात्र 150 रुपए। तो इंपोर्ट आपका क्या हो गया, चीप हुआ ना। तो इंपोर्ट चीप हो गया, इसकी वजह से जब चीजें सस्ती मिलने लगती है तो लोग ज्यादा इंपोर्ट करने लगते हैं। तो जब हम चीजें बाहर से ज्यादा इंपोर्ट करने लगेंगे तो भाई घर में जो मौजूद चीजें हैं क्या उसका प्रोडक्शन अच्छे तरीके से होगा? हमारा तो यही बैड इंप्लीकेशन हुआ नीदरलैंड में, जो वहां नीदरलैंड की करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट हुई, जिससे हमारे वहां पर इंपोर्ट बहुत ज्यादा होने लगा, बहुत इजीली अवेलेबल होने लगा। तो जो वहां की इंडिजिनियस चीजें थी उसके प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई।
खाली ऑयल वाला सिस्टम तो बहुत आगे से बढ़ा, लेकिन दूसरी चीजें इजीली अवेलेबल, उनका प्रोडक्शन नहीं हुआ क्योंकि उनकी डिमांड कम हो गई, क्योंकि लोगों के पास सस्ता इंपोर्ट बाहर से मिलने लगा। और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर गया कि जिसकी वजह से नीदरलैंड की जो पूरी इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ गई, और एक बीमारी का नाम उसने ले लिया जिसको हम और आप डच डिजीज के नाम से जानते हैं। अब जितनी भी बातें मैंने आपसे बोली हैं, ये सारी चीजें आपको इस पीपीटी में मिल जाएंगी कि एग्जैक्टली है क्या। आप मन हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आया हो तो एक बार जाके पीछे वीडियो फिर भी देख लीजिएगा, कैसे वैल्यू अप्रिशिएट करती है, कैसे डिमांड कम होती है, कैसे इंपोर्ट बढ़ जाता है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। उसके बाद ये वर्ड कब आया था आपको मैंने बताया दिया था, 1977 में ये वर्ड आया था। कब आया था? डच डिजीज, नीदरलैंड में कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसका नाम दिया था। अब मुद्दा ये आ रहा है कि अगर कोई कंट्री इस प्रॉब्लम में फंस जाए तो उससे बाहर निकलने के लिए कंट्री को क्या करना चाहिए। बहुत बेसिक सा मैंने चीज़ों को मेंशन किया है किस तरीके से डच डिजीज से बाहर निकला जाए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, फिस्कल पॉलिसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब ये फिस्कल पॉलिसी क्या है? जब गवर्नमेंट मनी की रिस्पेक्ट में कुछ अप्रोच को फॉलो करती है तो उसको हम लोग फिस्कल पॉलिसी करते हैं। जैसे बजट की रिस्पेक्ट में कोई स्कीम अनाउंस कर दिया तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये फिस्कल पॉलिसी है। लेकिन जब आरबीआई महंगाई को कम करने, फाइनेंशियल डिसीजन लेने में जब अपनी रिस्पेक्ट अपनी तरफ से काम करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। इन दोनों का ही यूज करना पड़ेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तभी जाके वहां की सिचुएशन नॉर्मल होगी। एंड तीसरी चीज क्या होती है कि प्रमोट पब्लिक स्पेंडिंग पॉलिसीज, मतलब कि जिस जगह पर लोग अब इंपोर्ट मतलब दूसरी चीजों को नहीं कर रहे हैं वहां पर गवर्नमेंट को आकर स्पेंड करना चाहिए। और भी बहुत सारी प्रिकॉशनरी मेजर लिए जा सकते हैं, उसमें देखा जाएगा कि किस चीज़ की वहाँ पर ज़रूरत है। तो अगर लॉन्ग स्टोरी को मैं शॉर्ट बोलूँ तो डच डिजीज का मतलब क्या है कि किसी भी कंट्री में एक सेगमेंट में तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए लेकिन बाकी के जो सेगमेंट हैं वो एकदम फुसड्डी हो जाए। और ये क्यों होता है, ये अक्सर किसी कंट्री में ऑयल रिजर्व वगैरह के एकदम से मिल जाने की वजह से होता है, जिसके बाद उसका एक्सपोर्ट होता है और यहाँ की कंट्री की जो करेंसी है वो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है, और अप्रिशिएट होने की वजह से इंपोर्ट सस्ता होता है तो लोग बाहर से मंगाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इंडिजिनस चीज़ों को छोड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये इनके लिए महंगा पड़ जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद में आई होगी, समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। बाकी टिल देन स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।